हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज हम लोग जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जैसे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से आपको पता चला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के बारे में बात करता है। तो इसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए और क्या क्राइटेरिया है वो हमको सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो चलो हम शुरू करते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो एस 9 हमसे कहते हैं कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ व्हाट, कैश। व्हाट डू मीन बाय कैश है? फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स, तो आप सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यस। ऑन रिसीवेबल दैट इज क्रेडिट से, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप सेल्स भी रिकॉग्नाइज करते हो। और अदर कंसिडरेशन, तो यहां पे कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है? कैश समझ में आता है, कैश सेल। ये रिसीवेबल दैट इज क्रेडिट से। अदर कंसिडरेशन मीन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई गुड्स बेचा, उसके बदले में ना ही तो आपसे कैश ले रहा हूं और ना ही तो कैश लेने वाला। तो मैंने कोई सपोज कार ले लिया, तो गुड्स बेचा, उसके बदले में क्या आ गई? कार आ गई। दैट इज अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। इट मीन विच इज नॉर्मली रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। जो आपकी नॉर्मली जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड रहती है, उससे आपको ये रेवेन्यू हो रहा है ऑफ एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम व्हाट? गुड्स। हमने गुड्स बेचे, तो एक वो हो सकता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एंड थर्ड वन इज यूज्ड बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। इट मींस दैट अभी हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जब सेल ऑफ गुड्स होते थे रेवेन्यू, उसका मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? सर्विसेज जब हम रेंडर करते हैं, जब हमको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, और इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड के केस में हमको कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट और है, वो हम लोग आखिरी में डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे उसके ऊपर मैं आऊं कि व्हाट डू मीन बाय हियर द सेल ऑफ गुड्स। तीन चीजें मुझको डिस्कस करें: सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। तो हम तीनों चीज पे आएंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करें नोट ऑन एजेंसी रिलेशनशिप। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करे, जोमेटो हमने ऐप ओपन करे, हमने ऑर्डर प्लेस करे, और जोमेटो जो था वो क्या हमको गुड्स जो जो भी चीज डिलीवर, फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा हट से आपने बोले कि हमको पिज्जा ऑर्डर करे, तो क्या जोमेटो वो फूड बना रहा है? कि आंसर इज नो, वो तो पिज्जा हट ही बना रहा है। जोमेटो आपको मीडिएटर का रोल प्ले करे, दैट इज अ एजेंसी रिलेशनशिप। तो क्या हमने सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज जोमेटो को दिए और 800 रुपीज पिज्जा हट वाले को दे रहे, तो 200 जोमेटो ने अपना कमीशन, डिलीवरी चार्जेस बोलो अपने रखे, वो उसका रेवेन्यू होता है। तो कहते हैं इन एजेंसी रिलेशनशिप रेवेन्यू इज द कमीशन अमाउंट, नॉट द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि जो जोमेटो वाला एग्जांपल के तौर पे, क्या वो पूरा पैसा उसका, आई मीन पैसा हमने उसको दिए जरूर, लेकिन पैसा आगे किसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? पिज्जा हट को। और क्या वो गुड्स खुद बना रहे? नहीं 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 नहीं, वो कोई पिज्जा नहीं बना रहा, वो तो डिलीवरी कर रहा है, सिर्फ मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। तो डिलीवरी करा और अपना कमीशन ले रहा, डिलीवरी चार्जेस ले रहा, तो उसी को रेवेन्यू सिर्फ अपनी रिकॉग्नाइज करेगा। अब यहां पे एएस 9 में से रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूजन एएस 9 में कवर नहीं होता, क्योंकि एएस 7 में होता है। हायर परचेज एएस 19 में होता है। लीज अग्रीमेंट, ओके, गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12 में होता है, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये आपके एएस 9 में कवर होते नहीं। अब मेन चीज पर हम आते हैं। एक तो आपको डेफिनेशन रेवेन्यू की क्या पता रहना चाहिए। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स। हमारी रिसोर्सेज को यूज करा, उसके बदले हमको इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड मिल रहा है। तो तीन चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वही हमको सीएस में रिवाइज करना है। अब यहां के हमसे बात करते हैं, एक एक करके हम कवर करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, व्हाट डू मीन बाय सेल ऑफ गुड्स? तो कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन, कब मैं रिकॉग्नाइज करूं? वो कहता है कि द सेलर ट्रांसफर, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर? मतलब ओनरशिप हमने ट्रांसफर करे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, इट मींस फॉर अ कंसीडरेशन। तो ये कहता है कि हमने ओनरशिप ट्रांसफर करे गुड्स की फॉर ए व्हाट? कंसीडरेशन। और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप टू द बायर and the seller retains no effective control over the goods typically associated with ownership। अब ध्यान से आपने समझना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर। तो हमने क्या करें यहाँ पे कि ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने क्या करें यहाँ पे? ट्रांसफर कर दी। तो इवन तो टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो भी हम इसको सेल्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो जनरली ओनरशिप से एसोसिएट होते, वो हमने क्या करें? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो वो कहता है कि व्हाट डू मीन बाय व्हेन शुड वी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स? दिस सेज दैट द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर ए प्राइस। मतलब हमने टाइटल ट्रांसफर कर दी, और टाइटल ट्रांसफर नहीं भी करे, और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड विच इज जनरली एसोसिएटेड विद द ओनरशिप ऑफ द गुड हैव बीन ट्रांसफर्ड, हमने वो भी ट्रांसफर अगर कर दिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी, तो भी ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो क्या है? आपका सेल्स है। तो मींस ओनरशिप नॉट ट्रांसफर बट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैव बीन ट्रांसफर।
अब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे जब रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब हमने यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स पे अगर ये चीजें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो 2 पॉइंट यहाँ पे पढ़ने जरूरत है, हर चीज में कॉमन होगा, मतलब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, सब में ये 2 पॉइंट आपके कॉमन होते हैं। कौन से 2 पॉइंट कॉमन होते हैं? दैट नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोगों को अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे। मुझको पता है कि कितनी कीमत है जो मुझको मिलने वाली। अगर रिसीवेबल है तो जो भी आपने रिसीवेबल कंसिडरेशन जो है कितना मिलने वाला है मुझको पता है। जब भी तो मेरे या कैश सेल है तो कैश आप इमीडिएटली मिल गया हो तो हमको अमाउंट पता रहना चाहिए, जब भी तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसीलिए वो हमसे यहाँ पे कहता है कि एक कंडीशन जो सब में कॉमन रहेगा, अमाउंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और सेकंड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। इट मीन इफ इट इज ए क्रेडिट सेल तो कोई अल्टीमेट कलेक्शन में कोई डाउट नहीं, इट इज रीजनेबली एक्सपेक्ट द अल्टीमेट कलेक्शन हमसे हो जाएगा। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि हमने जिस वक्त सेल्स कर रहे और अल्टीमेट कलेक्शन का मुझे डाउट है कि कलेक्शन होगा कि नहीं होगा बेटा, तो उसके लिए कुछ और यहाँ पे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इफ ए रीजनेबली सर्टेन दैट कि अमाउंट मुझको मिल जाएगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू द क्रेडिट सेल, व्हाट एंट्री डू वी पास एंट्री रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यू कैन से डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम तो सेल्स को रिकॉग्नाइज कर ले रहे ना, इवन तो पैसा आया नहीं है, बिकॉज अमाउंट हमको पता है और रीजनेबली सर्टेन है दैट वी आर गोइंग टू रिकवर द अमाउंट। तो अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन ये 2 कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए कि अमाउंट हमको पता है और रीजनेबली सर्टेन दैट वी आर गोइंग टू रिकवर द अमाउंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इवन दो क्रेडिट सेल वी स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज इट। अब आगे आते हैं हम लोग अब सर्विसेज के बारे में। व्हाट डू मीन बाय सर्विस? जो 2 तरह की सर्विस होती है, एक सर्विस वो होती है जो आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते हो, इट मीन मोर देन 1 एक्ट। मैंने कहा सी इंटरमीडिएट की बेहतरीन अभी हम लोगों की बैच चल रही है, जो न्यू बैच शुरू हुई, बेहतरीन बैच चल रही है, उसमें हम लोगों ने क्या करें, मोर देन 1 एक्ट। व्हाट डज इट मीन मोर देन 1 एक्ट? इट मींस मैंने वो बैच चली, तो ऐसा नहीं हो कि मैं सुबह आया क्लास लेना शुरू किया और मैंने बोला कि जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ मैं पढ़ाऊं। नहीं, मोर देन 1 एक्ट। रोज आता हूं, रोज 3 घंटा उनको मैं पढ़ा के जाता हूं। इट इज ए मोर देन 1 एक्ट। तो ये आपका क्या बच्चे, यहाँ पे मोर देन 1 एक्ट है यहाँ पे। तो ये इससे कहते हैं कि उसमें रेवेन्यू कब मैं रिकॉग्नाइज करूं, तो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, क्योंकि आप एक्टिविटी जो सर्विस प्रोवाइड कर इट रिक्वायर्स मोर देन 1 एक्ट। तो यहां पे कहते हैं प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। इसका मतलब परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन एक्ट, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू प्रोपोर्शनेट विद डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जितने प्रतिशत काम हुआ उतने प्रतिशत उसको रिकॉग्नाइज कर दो। तो ये बैच शुरू 1 फरवरी को एग्जांपल, ठीक है, और ये आपके तो पुरानी बैच हो गई। चलो एनीवेज, तो 1 फरवरी को बैच शुरू हुई और सपोज मैं कह रहा हूं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने की चलने वाली, तो मेरे को यहाँ पे फीस मिल जाती 15,000 रुपए सपोज, ठीक है। अभी 15,000 फीस नहीं, एग्जाम्पल 15,000 फीस मिली, लेकिन मैं मार्च एंड तक 2 ही महीने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करूं। तो अगर 3 महीने की बैच है, मार्च के एंड तक मैंने 2 ही महीने पढ़ा, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं सिर्फ 2 महीने का, 1 महीने का अगले पीरियड में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, टू रेवेन्यू अकाउंट 10,000, टू एडवांस इनकम दैट इज 5,000। तो आप ये रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, अगले पीरियड में। आई मीन टू से इसको ये 5,000 दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो वो मेरी इनकम इस साल की नहीं, क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करा नहीं। और जो 5,000 एडवांस में मिले जिसकी सर्विस आप नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करने वाले, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम में हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मैंने कहा यहां पे अगर वो कहता है हमसे कि कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, तो मतलब एक बार में तो पूरी की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करके चले जाए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब है, उन्होंने यहां पर क्या करे, ऑपरेशन शुरू करे, तो जब तक वो सर्विस पूरी कंप्लीट नहीं होती उसके बाद एक साथ पूरे के पूरे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि वहां पे सिंगल एक्ट है। बार बार नहीं है ना ओपन हार्ट सर्जरी के आज हार्ट ओपन करके गए, कल मैं आके बंद करता हूं, ऐसा नहीं होता। उनमें एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जब तक वो खत्म नहीं होगा वो करते रहेंगे बेचारे। तो इट्स ए सिंगल एक्ट। तो सिंगल एक्ट के केस में कहते हैं कि सब्सटेंशियली व्हेन ऑल द एक्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली व्हाट इट इज कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीट हो गई और सब्सटेंशियली क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गई। ये चीज समझ में आई आपको? तो कंप्लीट होगा, सब्सटेंशियली करने लगभग सारा काम हो चुका है, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। लेकिन ये सिंगल एक्ट है, तो आपका जब काम खत्म हो गया यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। लेकिन इफ इट इज मोर देन 1 एक्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रोपोर्शनेटली। तो हमने क्या बात करें, रेंडर सेल ऑफ गुड्स में, तो सेल ऑफ गुड्स में हमने ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी इन द गुड्स में टाइटल ट्रांसफर और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, डन। अगर यहाँ पे रेंडरिंग, अगर आपका सर्विस है तो अगर आप मोर देन 1 एक्ट है तो प्रोपोर्शनेट में, अगर आपका सिंगल एक्ट है तो उस केस में आपको आपकी सर्विस सब्सटेंशियली और कंप्लीटेड और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड वी कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एक ही बार में। अब यहाँ पे और सब इसमें क्या कॉमन है कि आपको अमाउंट पता है, वो अनसर्टेनिटी नहीं है कोई अमाउंट के बारे में, अमाउंट अपने को पता है कितना है, जब भी तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज बेटा रीजनेबली सर्टेन अल्टीमेट कलेक्शन हमको हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग आते हैं अदर रेवेन्यू सोर्स, मतलब मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट में कब रिकॉग्नाइज करूं, दैट इज ऑन टाइम इन आउटस्टैंडिंग बेसिस। टाइम इज नथिंग बट वो बेसिकली अक्रूवल बेसिस पे वो कह रहा है आपको, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज द वर्ड टाइम बेसिस, तो हमको भी इसको टाइम बेसिस ही कहना रहेगा। तो आपको फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने इन्वेस्ट करे 31 मार्च तक के, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको इवन तो मिला नहीं है लेकिन अक्रू हुआ, तो विल रिकॉग्नाइज एज व्हाट, द रेवेन्यू। लेट्स से द रॉयल्टी, इट इज ऑन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट टर्म्स। भाई आपने कोई बुक लिखा आपने सीए बन के, तो आपको उसको रॉयल्टी मिलती है आपके ऊपर, तो आपको अक्रूवल बेसिस मतलब जितनी भी वो बिक गई वो अक्रूवल हो गया, आपका ड्यू हो गया, और उसका अक्रूवल होगा। उसके बाद क्या बेटा, अग्रीमेंट को रीड करना पड़ेगा। एक बुक एग्जाम्पल, एक बुक बेचने में कितना पैसा हमको दे रहा है, तो रॉयल्टी दैट इज ऑन अक्रूवल बेसिस, बट इन केस ऑफ रॉयल्टी अकाउंटिंग 9 यूज द वर्ड अक्रूवल, so we are going to use the word accrual only. In case of interest they use the word time basis, so we are going to use the word time basis only, even though the time basis is nothing but on accrual basis only. The last one is the dividend. जब आपको right to receive has been established कि भाई dividend कंपनी ने डिक्लेयर कर दी, तो right to receive established हो गया, we have to recognize in the books of account. So very simple, sale of goods, rendering of service and what other resources. Okay, simple है। अब मैं कुछ चीजें और आपसे डिस्कस करूं और उसके बाद एडिशनल 9 पॉइंट्स है वो हमको यहाँ पे रिवाइज करना रहेगा। अब अनसर्टेनिटी आ गई कि अल्टीमेट कलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब अनसर्टेनिटी आई कब, तो पहले कहते हैं आफ्टर द सेल ऑफ सर्विस, आफ्टर सेल और सर्विस, आपने सर्विसेज दे दिए या गुड्स बेचे, उसके बाद अनसर्टेनिटी आई, तो प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या आप में भी गुड्स बेच, उस वक्त ये अनसर्टेनिटी आ गई, तो डोंट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता आप सीए बने, आप अपनी वाइफ का, या अगर आप लड़की तो आप अपने हस्बैंड का सब रिटर्न फाइल करते, खुश के हो रहे लड़कों, सुनो मेरी बात, अगर तुम अपनी वाइफ का सपोज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसने बोले कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर, तो वही सीए रही, फिर तो क्या बात है, चलो ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिटर्न फाइल करो। एनीवेज, तो मैंने कहा तुम रिटर्न फाइल करो अपनी वाइफ का, तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, जब वाइफ का रिटर्न फाइल करे, क्या तुम तो फीस लोगे क्या, फीस नहीं देंगी ना तुमको। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज आपको जब भी अनसर्टेनिटी के पैसा कोई आने वाला नहीं है, पोस्टपोन कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, जब सर्टेन हो जाएगा, जो कभी नहीं होने वाला इस केस में। तो एग्जांपल, तो अब सर्टेन अगर हो गया बेटे, तो फिर अपने को क्या करें, उस वक्त अपने को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना रहेगा, पोस्टपोन कर दो रिकॉग्निशन, क्योंकि अभी सर्टेन नहीं है, कभी सर्टेन होगा तो हम करें। फिर वो कहते हैं कंसिडरेशन नॉट डिटरमिन्ड, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में होता है कि अमाउंट ही नहीं पता अपने को कितना है, तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में, तो अमाउंट ही नहीं पता कितना है वो, तो वो अभी वही डिटरमिनेबल नहीं, तो फिर क्या रिकॉग्नाइज करोगे बेटा, तो फिर तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते, उसको भी पोस्टपोन कर दो, जब अमाउंट पता चल जाएगा, जब रिकॉग्नाइज करना, ये अब सर्टेनिटी आ जाएंगी, या तो सर्टेनिटी नहीं है, तो जब सर्टेन हो जाओगे कि अमाउंट उससे के मिलने वाला है, तो आप रिकॉग्नाइज करो, लेकिन रिकॉग्नाइज कर दिए उसके बाद अनसर्टेनिटी है, तो क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब 9 पॉइंट्स हमको क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहला, दैट इज डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। क्या मैं डिलीवरी को डिले कर सकता हूं बायर की रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे हाँ कर सकते, तो रेवेन्यू भी डिले करोगे, द आंसर अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इवन तो बच्चों यहाँ पे 4 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई बेटे, इवन तो यहाँ पे 4 कंडीशन, तो यहाँ पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तो भी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन सी 4 कंडीशन, पहला, गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब यहाँ पे कि हमको पता कि कौन से गुड्स हमको बेचना है, ठीक है। आई मीन बेचना, उसने कहा कि सपोज ये गुड्स है, ये उसने रिक्वेस्ट करा कि एक काम करो, गुड्स मेरे को बाद में डिलीवर कर, तो गुड्स ने बताया ये मेरे गुड्स आइडेंटिफाइड, ये गुड्स है भैया यहाँ पे मिस्टर बी के, मुझे इसको देना है, तो ये आइडेंटिफाइड करे। सेकंड, डिले किसने किया, बायर की रिक्वेस्ट पे डिले। थर्ड, रेडी फॉर डिलीवरी, जब बोलो जब मैं जब भेजता हूं, थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ वन, द बायर टेक्स टाइटल एक्सेप्ट व्हाट, द बिलिंग, अगर उसको टाइटल ट्रांसफर कर चुके, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, इवन तो डिलीवरी नहीं हुई तो भी मैं अपनी, सपोज मैंने डिलीवरी नहीं दिया आपको, आपकी रिक्वेस्ट पे, क्यों, और आपकी रिक्वेस्ट पे, और वो गुड्स आइडेंटिफाइड है, डिले आपने रिक्वेस्ट करे, रेडी फॉर डिलीवरी आप जब बोलो मैं दे दूंगा, और उसके बाद टेक द टाइटल हैव बीन ट्रांसफर, तो इन चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इवन तो डिलीवरी ऑफ गुड्स अभी हुई नहीं है। सेल्स ऑन अप्रूवल फाउंडेशन में पढ़े, ग्रेजुएशन के रूट से शायद वहां पर भी पढ़े होंगे। तो सेल्स ऑन अप्रूवल, जब हमने गुड्स दी, मतलब पसंद आया तो रखना, नहीं तो वापस कर देना, घर की बात है, कोई होती नहीं घर की बात, बोलने की बात है, रख लो, पसंद आया रखना, नहीं तो वापस कर देना। तो इट सेज दैट अगर उसने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया, ये रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया, अगर आपने कोई टाइम पीरियड फिक्स करे वो चले गया, ये कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगता है कि जैसे कि उसने ले लिया, कार तो देंगे नहीं इसको अप्रूवल भी, एनीवे कोई गुड्स दिया उसको यूज कर रहा है, लोगों बता रहे देखो मैंने नया खरीदो, तो ऐसी कोई हरकतें कर रहा है जिससे हमको पता लगता है या एक्ट कर रहा है कि उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया, या रीजनेबल टाइम चले गया, या उसने इन्फॉर्म कर गया हाँ मैंने खरीद लिया,
तो अप्रूवल बेसिस पे जब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, जब उसका अप्रूवल होगा, रीजनेबल टाइम चलेगा, या वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगता है कि जैसे कि उसने ले लिया, तो हम अपनी बुक्स में उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब गुड्स सोल्ड टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन, कभी कभी क्या होता है कोई गुड्स हम बेचते उसमें ना बड़ा इंस्टॉलेशन लगता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां पे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एसी कर लेते। अब एसी इंस्टॉल करते वो हम ऐसा नहीं कि एसी के इजी तो नहीं एसी लाए और ठंडा अब चिल कर वाले उसको इंस्टॉल करना पड़े, ऐसा तो हम लगा दिए उसको खुद, वो टेक्नीशियन आता है वो इंस्टॉल करता है, उसके बाद एसी वर्क करता है। तो अगर इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सेटिस्फैक्टरी इंस्टॉलेशन आपका हो गया। और अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है, लाइक रेफ्रिजरेटर लाओ, मैंने कहा फ्रिज खरीद के लाए, अब जब भी प्लग में लगा शुरू हो गया, उसमें क्या है। तो इसका मतलब यहां पे आपने क्या करे कि अगर वो सिंपल है तो जब आपने गुड्स यहां पर कहते हैं कि रिकॉग्निशन व्हेन द कस्टमर अग्री टू पर, जब वो अग्री हुआ जब उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि कोई इंस्टॉलेशन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है कि घर जाना उसको सिर्फ प्लग में लगाना है एंड दैट्स इट। अब वो अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो कहते हैं लाइक इन द केस ऑफ एयर कंडीशन, तो फिर क्या होगा, आपने सेटिस्फैक्टरी इंस्टॉलेशन जब वो इंस्टॉल हो गया और कस्टमर सेटिस्फाइड तो हाँ ऐसा ही चाहिए था, हो गया, उसके बाद मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। अब आगे हमसे कहते हैं सेल एंड रीपर्चेज को आपने अच्छे रीपर्चेज अरेंजमेंट ट्रीटेड एज फाइनेंस नो सेल रिकॉग्निशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बीनल करके एक बंदा, उसने यहाँ पे गुड्स यहाँ पे किसी को बेचा, उसका नाम स्वाति है, ठीक है। अब मैंने कहा बीनल था स्वाति को बेचा, वैसे स्वीटी बोलता हूँ, गलती से मैंने स्वाति बोल दिया, एनीवेज ठीक है चलो स्वीटी बोलते हैं, क्लास में एग्जाम्पल स्वीटी कर देता हूँ। एनीवेज तो ये बीनल था, अब बीनल ने गुड्स बेचा किसको बेटा, स्वीटी को। तो बीनल ने क्या करा, यहाँ पे चालाकी करा, बेसिकली स्वीटी उसकी फ्रेंड थी, तो उससे मतलब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज, उसको पैसों की जरूरत थी स्वीटी को, तो या बीनल बोला चिंता की बात नहीं है, इसने एंट्री पास कर, सॉरी ये स्वीटी ने बोली कि एक काम करो बीनल तुमको पैसों की जरूरत, बीनल बोले हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो बीनल ने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये एंट्री पास करा 5 से, तो उसको स्वीटी ने पैसा दे दी। तो क्या एंट्री पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये लोन अभी मत पढ़ना मैं आपको चेंज करूंगा उसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास किया बीनल, उसके पैसा आ गया। गुड्स यहाँ पे बीनल भैया ने गुड्स ट्रांसफर करे यहाँ पे स्वीटी, और स्वीटी को ले यार पैसों की जरूरत थी इसलिए अपन ऐसी डमी एंट्री पास करते, रेवेन्यू बता दिया था मैंने अपना, तुमने एक्सपेंस बता दिए थे, पीएनएल अकाउंट को अपने इफेक्ट करते, वो अपने एसेट लायबिलिटी तुमने मेरे को लोन दिए मैंने दिया, वैसा नहीं करे, अपने पीएनएल के थ्रू लेके गए, मैंने आपको कुछ गुड्स दिया और आपने मेरे को पैसे दे दिए, तो मैंने एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद क्या होता है, आप कुछ समय बाद आप वो गुड्स मेरे को वापस करते हो, मैं परचेज करता हूं, तो मैं एंट्री पास करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 6 लाख में। अब देखो चालाकी कैसे की हमने यहाँ पे, हमने क्या करा यहाँ पे कि मैंने पहले सेल्स को रिकॉग्नाइज करा 5 पे, अब वही गुड्स मैंने आपसे वापस लिए 5 की चीज 6 लाख में, तो ये 1 लाख रुपए क्या हुआ, ये चालाकी कर रहे भाई, गुड्स जो मैंने आपको दिए तो गुड्स तो मेरे पास वापस आ गए ना, तो पहले 5 पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद क्या किया मैंने 6 लाख रुपए में मैंने उसको जब परचेज किया यहाँ पे उसका अपना एक्सपेंसेस यहाँ पर बताया। अब क्या रीपर्चेज किया, मैंने पहले आपको बेचा बेटा और वापस रीपर्चेज किया, तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फंड, लोन है ये, मैंने आपको जो चीज 5 में दिया और वापस 6 में ले लिया, तो गुड्स तो मेरे पास वापस आ गए ना, तो मैंने यहां पे उसका पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 5 में, और मैंने आपसे लिया भी 5 लाख रुपए और आपको दिया कितना, मैंने 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे वापस किया। सो यहां पे क्या हुआ कि मैंने उसको पहले 5 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा और फिर आपसे रीपर्चेज करा गुड्स, तो उसको कितने पे रिकॉग्नाइज करा, 6 पे। अब मैंने आपको 6 पे क्यों परचेज, आपको वैसे कैश मेरे पास 5 आई और वापस कितना दिया बेटा 6, दैट इज नथिंग बट इट्स अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, लोन। अब मैंने फंड, मेरे को पैसों की जरूरत थी, तो आप सर 1 लाख ज्यादा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट। तो मैंने एग्जांपल 5 आपसे लिया, दिया आपको 6, तो पहले सेल्स बताया 5 लिया, रीपर्चेज किया, गुड्स मेरा वापस आ गया और आपको मैंने 6 लाख दिए, 1 लाख रुपए पर के इंटरेस्ट, तो बोले मैंने उसको परचेज बताओ, बोले ऐसे चालाकी नहीं चलेंगे, तो ये सेल्स नहीं बच्चों, इसको कट करके लोन टेकन मानो, और जब आपने रीपे करे उसको, तो यहाँ पे रीपे का तो 5 लाख रुपए क्या होगा आपका, लोन जो आपने रीपे कर उसको 5 लाख उसको रिप्रेजेंट करेगा, और 1 लाख रुपए जो आपने ऊपर के दैट रिप्रेजेंट व्हाट, इंटरेस्ट। तो आपने सेल और रीपर्चेज अरेंजमेंट अगर आपका हुआ तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, फाइनेंसिंग ट्रीट करेंगे, उसको सेल रिकॉग्नाइज करना नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे सॉरी दिया, मैंने आपको कितने में 5 लाख रुपए में दिया और वापस दिया 6 लाख में, तो गुड्स तो मेरा वापस आ गया, 5 लाख में दिया तो 5 लाख रुपए रिसीव्ड हुए, जब आपसे परचेज किया तो मैंने आपको 6 लाख दिया, ऊपर जो 1 लाख रुपए दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फंड था ये, तो इसको आपको फाइनेंसिंग मानना है, ना ही तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। समझ में आई चीज आपको, तो इसको ख्याल रखना। सेल एंड रीपर्चेज हुआ तो क्या हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, द आंसर इज नो, हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली हमको क्या करना है, माइनस करना रहेगा सेल्स कंसीडरेशन से। अब उसके बाद यहाँ पे डिडक्ट फ्रॉम द डिटरमिनिंग रेवेन्यू, ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते नहीं है, कैश डिस्काउंट को लिखते हैं कि जिस वक्त सेल करते हैं उस वक्त डिस्काउंट नहीं देता, जब क्रेडिट सेल होता है
तो हम उसको डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि हम लोग जब अर्ली रिकवरी करें तो वी गिव देम द कैश डिस्काउंट, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कंसाइनमेंट सेल, इसमें क्या होता है जब कंसाइनी को आप देते हो तो वो तो टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, तो कंसाइनी जब थर्ड पार्टी को बेच देगा जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर रीसेल, हमने गुड्स किसी को बेचे और गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर रीसेल, रीसेल के लिए। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो मैं उसका एज सेल्स उसी वक्त मान लूंगा, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया और उससे कहा कि तुम किसी को बेच दो जब मैं तुमसे पैसा लूंगा, या मेरा ही गुड्स है तो आप अभी रखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं कि आप किसी को मैंने कहा बेच दो, तो मीडिएटर का रोल प्ले कर। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे उसको अपन जैसे कंसाइनमेंट सेल में जब थर्ड पार्टी को बेच देगा जब भी मैं उसको सेल अपना मानूंगा। द लास्ट वन इज द इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है वो बेचारे को कमीशन अपना कब रिकॉग्नाइज करे, तो जब पॉलिसी कमेंसमेंट हो जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमको बेचा या रिन्यूअल हुआ, तो रिन्यूअल डेट जब आ गई आपकी तो वो अपने कमीशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो डिस्क्लोजर सर्कमस्टेंसेस वेयर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पोस्टपोन ड्यू टू सिग्नेचर, आपने को क्या डिस्क्लोज करा, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने क्यों पोस्टपोन करे, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वेरी सिंपल, 9 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी एमसीक्यूज में आपको इसके ऊपर आ सकता है। डिलीवरीज डिलेज एट बायर्स रिक्वेस्ट, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आता है आपका, और ये 3 आपको बहुत अच्छे से पता है, व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एंड व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस, 2 तरह की होती है। तो ये हमारा रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब सुपर 60 क्वेश्चन जो हम लोग ने देखे थे वो हम एक बार रिवाइज करेंगे क्विक। अब देखो ज़िगैटो, हमारे इंस्टीट्यूट ने नाम बदल दी, क्या जोमैटो को ज़िगैटो कर दिया। एनीवेज, तो हमसे कहता है यहाँ पे Zagato runs a food delivery business. As per the arrangement, Zagato allows customer to order food from local restaurant and is responsible for the delivery of the food within the stipulated time. 30 minutes में खाना रेडी होगा तो 30 minutes में डिलीवरी guaranteed. Particular year, it collects the money or orders online as and. अब देखो टोटल 200 lakhs उनके पास और टोटल प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट थी, डिलीवरी चार्जेस उनके 60 थे, जीएसटी था 40 और टोटल अमाउंट। अभी बड़ी सिंपल सी चीज है, ये जो अपने उसने पूछा गया पहले पढ़ा था, Zagato has received 300 lakhs for the above order from customer and order were delivered to the customer in stipulated time. How much revenue should be recognized by the restaurant? How much revenue should be recognized by Zagato? अभी रेस्टोरेंट तो रेकग्नाइज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा कितना, 200। क्यों रेस्टोरेंट 200 करेगा, क्योंकि उसका तो रेवेन्यू दोस्तों ही है ना, और ये जो है ना 40 वो जीएसटी है, ये किसके पास जाएगा बच्चों, ये चले जाएगा कहां पे, गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। ठीक है, अब जो Zagato तो मीडिएटर का रोल प्ले करो एजेंसी रिलेशनशिप वाला, तो Zagato भैया कितना रिकॉग्नाइज करेगा, ओनली 60 वो रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि वो डिलीवरी चार्जेस ले रहा है और कमीशन भी ले रहा है, तो वही रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहां पे रेस्टोरेंट 200, Zagato 60 और हमारी गवर्नमेंट को कितना देंगे 40, दैट इज जीएसटी। ओके, वेरी सिंपल इट इज। तो उसने कहा आपसे Zagato कितना 60, 200 रेस्टोरेंट कितना 200 और जीएसटी कितना 40, दैट वी आर लायबल टू पे टू गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, अब वो कहते हैं ए लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड टू डिस्पैच द गुड्स वैल्यूइंग ₹25,000 एवरी मंथ फॉर 4 मंथ अपॉन रिसिप्ट ऑफ द एंटायर पेमेंट। तो मैंने कहा आपको कि मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 25,000 रुपए का गुड्स ये तय करा गया कि मैं आपको हर महीने भेजूंगा। मैं हूं ए और आप कौन हो बेटा, बी। तो मैं हूं ए, आप हो बी, हर महीने मैं आपको कितने का गुड्स भेजूंगा, 25,000 रुपए का गुड्स मैं आपको हर महीने भेजूंगा। नाउ बी लिमिटेड अकॉर्डिंगली मेड द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड ए लिमिटेड स्टार्टेड डिस्पैचिंग द गुड्स। आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए पहले, मगर ये तय करा कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको हर महीने आपको 1 लाख आपने मुझे दिए, एवरी मंथ आई एम गिविंग गुड्स ऑफ ₹25,000 हर महीने में आपको दे रहा हूं। इन द थर्ड मंथ तो क्या हुआ, आपने तो मेरे को 1 लाख रुपए दे दी, तो मैंने तो एंट्री पास कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने तो एंट्री पास करा बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज 1 लाख रुपीज। तो मैंने 1 लाख रुपीज एंट्री पास कर, अपन रेवेन्यू की बात करते। अब मैंने आपको पहले मंथ 25,000 का गुड्स भेजा, दूसरे महीने भी 25,000 का गुड्स भेज दिया, 50 का भेज दिया। अब इन द थर्ड मंथ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी बी लिमिटेड रिक्वेस्टेड ए लिमिटेड नॉट टू डिस्पैच गुड्स until further notice through A limited is holding the remaining goods worth with what 50,000 ready for dispatch। मैंने कहा पहले मंथ मैंने आपको गुड्स भेजा 25 का, दूसरे महीने मैंने आपको गुड्स भेजा 25 का, बच्चे जब तीसरे महीने 25,000 का गुड्स भेजने लगा आपने बोले रुको 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 जुबैर, यार नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, अभी मत भेजो। तो आपकी रिक्वेस्ट पे डिलीवरी को डिले करा जा रहा है, आपकी रिक्वेस्ट पे, मैं तो रेडी हूँ, गुड्स रेडी है, आइडेंटिफाइड है, आपने मुझे पैसा भी दिए, टाइटल ट्रांसफर जब बोलो मैं भेज दूं, आप मुझे कह रहे कि गुड्स अभी ट्रांसफर करना नहीं है। Then you say that A limited accounted ₹50,000 as sales, तो उन्होंने सेल्स रिकॉग्नाइज करे 50 ही, जो पहले 50 का गुड्स भेजे थे, एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू एडवांस अगेंस्ट सेल। और एडवांस अगेंस्ट सेल का मतलब
एडवांस इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये 50 रिकॉग्नाइज करें। क्या आपको सही ट्रीटमेंट लगता है कि द आंसर इज नो, ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। अभी क्यों सही ट्रीटमेंट आपका नहीं है? द रीजन इज दैट इज सही ट्रीटमेंट इसलिए आपका नहीं है क्योंकि आपने भी बायर की रिक्वेस्ट पे मैंने डिले कर रहा हूं ना, तो ये 50,000 को भी हमें सेल्स ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि बायर के रिक्वेस्ट पे डिले करा जा रहा है। तो यहां पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी हो जाएंगी, आइडेंटिफाइड है, डिले बायर की रिक्वेस्ट पे, टाइटल हैज बीन ट्रांसफर, all of the above condition are fulfilled, hence A Limited should record the balance 50,000 also as what sale, not as income received in advance. So it's a very simple accounting standard, that is AS9। यहाँ पे हमारा AS9 खत्म होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी के साथ ऐसे ही पढ़ते जाओ। आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं लेके आऊंगा कल। उसके पहले आपकी जिम्मेदारी कि बेटा AS9 को खत्म कर देना। जितने भी इसके क्वेश्चन आप लोगों के हैं, मैंने यहाँ पे सुपर 60 के क्वेश्चन में साथ में करा रहा हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप जो भी क्लास लगा वहां के रेगुलर बैच के क्वेश्चन आपने कर लेना। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दैट इज फॉर टुडे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।